अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 15 का ये लेक्चर नंबर 12 जिसमें हमने बात करनी है आरएलसी सीरीज सर्किट में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम बाकायदा इसकी डेफिनेशन और उसका कंसेप्ट समझें, थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से इस डेफिनेशन की तरफ आते हैं और ये जानते हैं कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या है। स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये पढ़ा है कि आरएलसी सीरीज सर्किट में इस सर्किट की एक अपनी ओवरऑल टोटल ऑपोजिशन है जिसको आरएलसी सीरीज सर्किट की इम्पीडेंस का नाम देते हैं, उसको जी से इंडिकेट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जैसे फार्मूले से नज़र आ रहा है कि जो करंट है और इम्पीडेंस है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इम्पीडेंस कम होगी, जी की वैल्यू कम होगी, तो आई की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। अब देखना ये है कि जी की वैल्यू फिर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जी की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो डिपेंड कर रही है ओमेगा के ऊपर। अब ये ओमेगा क्या चीज़ है, ख्याल रहे कि हम आर एल सी सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं और इसमें ये कह रहे हैं कि ये एसी सर्किट है, मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट है वो हम इस सर्किट को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो अल्टरनेटिंग करंट है ये किसी एसी सोर्स से आता है। मिसाल के तौर पे जनरेटर हो गया, एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर में एक कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है और उस कॉइल की अपनी एक एंगुलर वेलोसिटी मौजूद है जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द एसी सोर्स कहते हैं। तो एसी की जो ओमेगा वैल्यू है उसके ऊपर ये जी डिपेंड कर रही होती है। अब ओमेगा वैल्यू कहने का मतलब है कि ओमेगा इक्वल है स्टूडेंट्स 2 पाई एफ के। तो 2 और पाई तो कांस्टेंट है, साथ एफ देखें तो आप यूं भी कह सकते हो, और ओमेगा और एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि ये जी ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इनडायरेक्टली हम यूँ भी कह सकते हैं कि जी जो है ये डिपेंड कर रहा है फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है एसी सोर्स की, तो जो एफ है वो एंगुलर वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स एसी सोर्स की। टू पुट शॉर्ट कि जो इम्पिडेंस है आर एल सी सीरीज सर्किट की वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। अब जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स है इसको चेंज करते जाएं तो जी जो है वो चेंज होता जाएगा। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हमें फ्रिक्वेंसी की एक वैल्यू, ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू हमें फ्रिक्वेंसी की मिलेगी जिस पे जी सबसे कम होगा सर्किट का, और एक ख़ास फ्रिक्वेंसी पे जी की वैल्यू मिनिमम होगी। जब सर्किट के लिए जी की वैल्यू मिनिमम है तो स्टूडेंट्स करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। तो स्टूडेंट्स पर हम कह सकते हैं कि एसी सोर्स की एक ऐसी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी जिस पे सर्किट की इम्पीडेंस मिनिमम हो जाए और जो करंट फ्लो है वो मैक्सिमम हो जाए, तो ऐसी फ्रिक्वेंसी को हम नाम देते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का। और यही चीज़ अब आप डेफिनेशन में इजीली पिक कर सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है एसी सोर्स की वो उसके ऊपर इम्पीडेंस डिपेंड कर रही है। तो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के लिए इम्पीडेंस जो है वो स्मॉलेस्ट होगी और उस सूरत में जो करंट है उसकी वैल्यू यानी उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा आर एल सी सीरीज सर्किट में, और ये स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी जो है वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। चलें डेरिवेशन के लिए हम एक हेडिंग ले लेते हैं एक्सप्लेनेशन की, और इसमें सबसे पहले अपने सर्किट को रेफ़र करते हैं। एक सर्किट है स्टूडेंट जिसमें एक रेजिस्टर आर और एक जो इंडक्टर एल है और कैपेसिटर सी, इन तीनों को सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया गया और इनको इनमें से एक अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पास किया जा रहा है, यानी एक एसी सोर्स के साथ इनको कनेक्ट कर रखा है। अब स्टूडेंट्स जो ओवरऑल पूरे सर्किट की इम्पीडेंस है वो डिपेंड कर रही है इस रेजिस्टर के ऊपर, वो डिपेंड कर रही है इस इंडक्टर के ऊपर, वो डिपेंड कर रही है कैपेसिटर के ऊपर। अब अगर इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करें ना, तो इंडक्टर की जो अपनी इम्पीडेंस है या रिएक्टेंस है वो ओमेगा के ऊपर यानी एफ के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसी तरह जो कैपेसिटर है ये भी जो एसी सोर्स है उसके ओमेगा के ऊपर यानी एफ के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो आर है ना रजिस्टर की रेजिस्टेंस, ये एसी सोर्स के ओमेगा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो जब ओमेगा चेंज होगा तो उसका असर जो है वो इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है उसके ऊपर पड़ेगा। उस ओमेगा के चेंज होने से जो कैपेसिटर है इसकी जो अपनी इम्पीडेंस है या रिएक्टेंस है वो चेंज होगी, लेकिन आर के ऊपर जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा ओमेगा या एफ के चेंज होने से। लिहाजा जब हम एफ को निकाल रहे हैं तो एफ को ड्राइव करने के लिए हम रेफ़र करेंगे किसको स्टूडेंट्स, हम रेफ़र करेंगे इंडक्टर को और हम रेफ़र करेंगे कैपेसिटर को। जो रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस
ओमेगा के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और क्यों नहीं डिपेंड करती है, इसके लिए आप वो लेक्चर चेक करें जहाँ पे हमने देखा है कि जब एसी पास होता है एक रेजिस्टर से तो ऐसे सर्किट के क्या फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वहाँ ये चीज़ हमने डिस्कस कर रखी है। एनीवेज स्टूडेंट्स, हम फिर कह सकते हैं कि ओवरऑल पूरे सर्किट के लिए इम्पिडेंस और करंट को रिलेट करें तो I इक्वल्स टू V ओवर Z हो जाता है। Z जो है वो पूरे सर्किट यानी RLC सीरीज सर्किट की इम्पिडेंस है। और स्टूडेंट्स, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि ओमेगा जो कि 2πf के इक्वल है, अगर इसको चेंज करें तो इसका असर जो है वो कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस के, उसकी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसके ऊपर पड़ेगा, इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस के ऊपर पड़ेगा। तो ओमेगा चेंज करने का मतलब वो एफ चेंज करना। अब चेंज में हम एक ले लेते हैं ना कि चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, चेंज डिक्रीज भी हो सकता है। तो अगर हम कह लें कि हम ओमेगा को यानी एफ को इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर इसका फ़र्क क्या पड़ेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस के ऊपर, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर। तो हमने एसी थ्रू इंडक्टर पढ़ा, एसी थ्रू कैपेसिटर पढ़ा, वहाँ ये चीज़ सीख चुके हैं कि एक इंडक्टर के लिए स्टूडेंट्स जो उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL वो इक्वल होती है ओमेगा एल के, और एक कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC वो इक्वल होती है 1 ओवर ओमेगा C के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो XL जो है वो ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो जब ओमेगा इंक्रीज होगा या फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो XL भी इंक्रीज होगा। इसी तरह यहाँ पे आप देखो XC जो है और ओमेगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओमेगा इसके लिए डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो जब ओमेगा स्टूडेंट्स इंक्रीज होगा या एफ इंक्रीज होगा तो XC को डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे लिख दिया हमने। स्टूडेंट्स, इसका एक मतलब ये भी तो बन सकता है ना कि जब ओमेगा मैक्सिमम हो तो उस सूरत में XL जो है वो मैक्सिमम होगा और जो XC है वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा और XC ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ओमेगा मैक्सिमम, तो ओमेगा मैक्सिमम होने से XL मैक्सिमम लेकिन XC मिनिमम हो जाएगा। अगर आप ओमेगा की वैल्यू मिनिमम कर दो तो XL मिनिमम हो जाएगा बट XC जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमने ओमेगा की एक ऐसी वैल्यू जो है वो तलाश करनी है जिसमें कि XL और XC जो है वो बराबर हो जाएं। अभी तो हम ये देख रहे हैं ना कि ओमेगा की जो वैल्यू हम ले रहे हैं, ओमेगा को मैक्सिमम किया तो एक चीज़ मैक्सिमम होगी दूसरी मिनिमम होगी। ओमेगा को अगर हम मिनिमम कर लेते हैं तो एक चीज़ मिनिमम हो जाती है दूसरी मैक्सिमम हो जाती है, दोनों के ऊपर उल्टा असर पड़ रहा है। तो हम ओमेगा की एक ऐसी वैल्यू की तलाश में हैं जहाँ पे XL और XC दोनों अपोजिट हों, सॉरी दोनों इक्वल हों, अपोजिट तो हैं ही हैं, दोनों इक्वल हों। तो जब दो इक्वल हैं साथ अपोजिट हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यही बात हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो फ्रिक्वेंसी है ये ओमेगा है, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के दरम्यान में फ्रिक्वेंसी की कोई ऐसी वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए जिस पे XL और XC दोनों तरह की जो रिएक्टेंस हैं ये इक्वल हो जाएं। अपोजिट तो हैं ही, तो इक्वल और अपोजिट होंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जब XL और XC का असर इफेक्ट इम्पैक्ट सर्किट में से ख़त्म हो जाएगा तो जो इम्पिडेंस है वो मिनिमम होगी और जो करंट है फिर सर्किट में से वो मैक्सिमम फ्लो करेगा। अब देखो बच्चे, सर्किट की ओवरऑल जो इम्पिडेंस थी वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही थी ना, XL XC और जो R है इसके ऊपर। तो XL और XC एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुके हैं तो पीछे क्या बचा, सिर्फ R ही बचा है। तो हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो XL और XC एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुके, तो जो सर्किट की इम्पिडेंस है वो मिनिमम है और मिनिमम होने के साथ साथ वो Z जो है वो R के इक्वल है, क्योंकि XL और XC एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुके, पीछे R ही बचा, तो पूरे सर्किट की जो इम्पिडेंस है वो फिर R के इक्वलेंट आ जाती है। इसलिए हम यूँ भी कह सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो RLC सीरीज सर्किट है वो रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा होता है। रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने का मतलब है कि यूँ समझिए कि जैसे सर्किट में ना इंडक्टर लगा हुआ है ना सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर है और RLC सीरीज सर्किट एक रेजिस्टर वाले सर्किट की तरह, प्योर रेजिस्टर वाले सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है एट रेजोनेंस, क्योंकि उसकी इम्पिडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर ही की वजह से अपेयर होती है। अगर हम इस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को FR से इंडिकेट करें तो फिर हम दोबारा इसको डिफाइन कर सकते हैं
कि एफ आर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ये एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिस पे सर्किट की आर एल सी सीरीज सर्किट की इम्पिडेंस स्मॉलेस्ट है और जो एम्पलीट्यूड है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है। डेरिवेशन की तरफ आ रहे हैं हम स्टूडेंट्स हम। तो डेरिवेशन में हमने अभी तो कहा कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ये वो फ्रिक्वेंसी है जिस पे एक्स एल और एक्स सी इक्वल होने चाहिए। तो डेरिवेशन का आगाज़ हम इसी कंडीशन से करेंगे। अब जो एक्स एल है ये इक्वल है ओमेगा एल के, तो एक्स एल की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह एक्स सी इक्वल है 1/ओमेगा सी, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी। स्टूडेंट्स ओमेगा को दूसरी तरफ लेके जाइए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उधर जाके ये ओमेगा मल्टीप्लाई कर जाएगा। एक ओमेगा पहले है, दूसरा ओमेगा उधर जाके मल्टीप्लाई करता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओमेगा बच जाएगा। राइट हैंड साइड पे आप जो स्क्वायर रूट है उसको उसी तरह ले आइए। फिर अगले स्टेप में स्क्वायर रूट को सॉल्व कीजिए। 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही आता है, तो वो ऊपर 1 उसी तरह आ गया। और एल सी का स्क्वायर रूट जो है वो सॉल्व आप नहीं कर सकते क्योंकि एल सी की वैल्यू अभी आप पुट नहीं कर रहे हो, तो एल सी के ऊपर उसका स्क्वायर रूट उसी तरह आप साइन के साथ आप लिख दें। अब आप ओमेगा जो है वो इक्वल है 2 पाई एफ के, तो आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो एफ है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो एफ के नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट आर लगा लेंगे रेजोनेंस के लिए, तो 2 पाई एफ आर हो जाएगा। तो जहाँ ओमेगा है वहाँ हमने लिख लिया 2 पाई एफ आर। तो अब स्टूडेंट्स आप ऐसा कीजिए कि 2 पाई को दूसरी तरफ लेके जाइए राइट हैंड साइड पे, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी नोमिनेटर का डिनोमिनेटर का हिस्सा बन जाएगा। तो ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की जो फाइनल फॉर्म है वो हमारे पास आ जाएगी, जिसमें एफ आर इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल सी। यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वो एल और सी की वैल्यू के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है। और एल और सी जो है ये अगर वैल्यूज़ आपको नोन हो तो आप सर्किट में पुट करके या जो न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा उसमें एल और सी की वैल्यूज़ पुट करके एफ आर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो वैल्यू है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की, एक ख़ास इंडक्टेंस आप चुनते हैं और ख़ास कैपेसिटेंस चुनते हैं, तो उसके ऊपर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की भी ए की वैल्यू आएगी। मिसाल के तौर पे जो एल है इसकी वैल्यू जो है 4 यूनिट आप पुट करते हैं और सी की वैल्यू जो है वो 6 यूनिट आप पुट करते हैं, तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद एफ आर की कोई 10 वैल्यूज़ थोड़ी आएंगी, एफ आर की ए की वैल्यू आएगी ना। तो एफ आर की ए की वैल्यू आएगी। यही तो हम कह रहे हैं कि जब आपके पास एक स्पेसिफिक इंडक्टेंस है और स्पेसिफिक कैपेसिटेंस है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ही पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स अभी हम इस सारी चीज़ को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जो एसी सोर्स है उसकी फ्रिक्वेंसी को हम चेंज करते जाएं तो अल्टीमेटली एक फ्रिक्वेंसी हमें ऐसी ज़रूर मिल जाती है एसी सोर्स की जहां आर एल सी सीरीज सर्किट के लिए उसकी इम्पीडेंस और उसकी ओवरऑल इम्पीडेंस मिनिमम आ जाती है, और उसके अंदर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी वो बराबर हो जाते हैं, और ये फ्रिक्वेंसी स्टूडेंट्स रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहलाती है। अब एफ आर चेंज हो रहा है, इम्पीडेंस चेंज हो रही है ओवरऑल सर्किट की, और ओवरऑल सर्किट की इम्पीडेंस चेंज होने से जो करंट है सर्किट से जो फ्लो कर रहा है वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम एक ग्राफ बना सकते हैं आई और एफ के दरमियान में। एफ जो है वो फ्रिक्वेंसी है एसी सोर्स की और आई जो है वो करंट जो सर्किट में से फ्लो कर रहा है, इनके दरमियान में हम एक ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रिक्वेंसी और वाई एक्सिस के ऊपर अगर करंट लेके हम ग्राफ बनाए तो आप देखिए स्टूडेंट्स एक टिपिकल शेप किस तरह से हमें कर्व जो है वो ग्राफ मिलता है। इसमें फ्रिक्वेंसी की जैसे हमने कहा एक स्पेसिफिक वैल्यू ऐसी ज़रूर होती है जिस पे के जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाता है। उस फ्रिक्वेंसी से पहले भी करंट जो है वो मिनिमम है और उसके बाद भी करंट जो है वो मिनिमम हो जाता है, लेकिन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। जब हम कह रहे हैं कि उससे पीछे कोई फ्रिक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से पहले और बाद में जो फ्रिक्वेंसीज की वैल्यूज़ हैं उन पे इम्पीडेंस जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि जो करंट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो सकती। करंट की वैल्यू जो सर्किट में से फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कम ही रहती है, लेकिन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो ओवरऑल सर्किट की इम्पीडेंस है वो मिनिमम होगी, तो जो करंट फ्लो है सर्किट में से वो मैक्सिमम होगा। तो ये स्टूडेंट्स हम मेंशन कर सकते हैं लफ्ज़ों में भी कि जो रेजोनेंस कर्व है वो हमें बताएगा कि करंट जो है वो स्टार्ट होता है नियर ज़ीरो
और ये मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर पहुंच जाता है जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी FR जो है वो हम लेके आते हैं, और उसके बाद ये दोबारा करंट जो है वो नियरली ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो के आसपास आ जाता है इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से। और एट रेजोनेंस हम पावर्स को अगर रेफर करें तो जो पावर फैक्टर है रेजोनेंस के ऊपर वो 1 होगा, वो यूनिटी होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो सर्किट है वो रेजिस्टिव सर्किट होता है, और जो रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टर के लिए हम पीछे बार बार पढ़ चुके हैं, और एक अलग से टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने सीखा AC थ्रू रेजिस्टर, और वहाँ पे सीख चुके हैं कि जब कोई सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होता है तो उसमें पावर फैक्टर cos थीटा जो है वो इक्वल टू 1 आता है, यूनिटी है। तो रेजोनेंस के ऊपर जो सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव ही तो हो जाता है। जब प्योर रेजिस्टिव हो जाता है तो पावर फैक्टर रेजोनेंस के ऊपर जो है वो यूनिटी यानी 1 आना चाहिए। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को आपने लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।